नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कन्हैया मित्तल जी, जो कि रेटिना विशेषज्ञ हैं। उनसे जानेंगे रेटिना में क्या-क्या बीमारी होती हैं और कैसे इसकी रोकथाम किया जाए। नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर कन्हैया मित्तल, मैं एक रेटिना सर्जन हूँ और यहाँ श्यामा आई हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको रेटिना की कुछ बीमारियों के बारे में बताऊँगा। उसमें जो आजकल सबसे ज़्यादा हो रही है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होता है, उनको कुछ समय बाद आँखों में कुछ ब्लीडिंग और आँखों में पानी भर जाना और उनको नज़र कम होने की संभावना होती है। तो इसलिए जो भी शुगर वाले मरीज़ हैं, उनको रेगुलर रेटिना चेकअप कराते रहना चाहिए। दूसरा होता है बीपी, जिनको ब्लड प्रेशर है, उसकी वजह से भी आँखों में नज़र कम होने का रिस्क रहता है। तो जो भी बीपी वाले मरीज़ हैं, उनको भी रेगुलर आँखों का चेकअप, स्पेशली रेटिना यानी पर्दा जिसको कहते हैं, उसका चेकअप कराते रहना चाहिए। तीसरा जो आजकल महामारी की तरह फैला हुआ है, जो यंग लोगों में है, वो है मायोपिया, जिसमें लोगों को चश्मे का नंबर आ रहे हैं, सभी बच्चों और यंग लोगों को, जिसमें उनकी दूरदृष्टि जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इनको मायोपिया कहते हैं। तो ऐसे लोगों के पर्दे यानी रेटिना जो है वो कमज़ोर होते हैं। नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी पतले थिन होते हैं और कई बार उनमें और बीमारियां होने का भी रिस्क होता है। तो ऐसे लोगों को भी रेगुलर रेटिना का चेकअप कराते रहना चाहिए। एक और कैटेगरी होती है वृद्ध लोगों की, जिसमें एज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होने का रिस्क होता है। इसको मैकुलर डीजनरेशन बोलते हैं। जो भी एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन के मरीज़ हैं, उनको पहले धुंधला दिखना, नज़दीक का कम दिखना या फिर तिरछा दिखने की शिकायत होती है। तो ऐसे मरीज़ों को रेटिना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीज़ों को इंजेक्शन या टैबलेट हम देते हैं, इंजेक्शन आँखों में लगते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हमें लगता है कि इंजेक्शन की ज़रूरत है, तो उनको जल्दी से जल्दी इंजेक्शन लगना चाहिए। एक और जो रेटिना की बीमारी है, वो है फ्लोटर। वो बहुत कॉमन है। लोगों को आँखों में, आँखों के आगे धागे जैसे, मच्छर जैसे, बादल जैसे घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को, किसी भी मरीज़ को अगर ऐसा कुछ होता है, तो उसको तुरंत जाके पहले रेटिना का एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, ताकि ये पता लग जाए कि वो रेटिना की वजह से है या किसी और वजह से है। तो साहब, आपने अभी बताया कि जो रेटिना में दिक्कत होती है वो बीपी की वजह से बढ़ने से होती है, कम होने से। तो इसका कैसे रोकथाम क्या है? इन सब का एक ही रोकथाम है कि आप ब्लड प्रेशर को स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें। और सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, ब्लड प्रेशर के साथ शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें। और स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सब ऐड ऑन करते हैं। जो भी आपका बीपी या शुगर की वजह से पर्दे में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं साथ में, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो जो डायबिटीज़ या बीपी की वजह से होने वाली जो पर्दे की प्रॉब्लम है, उसको ये कई गुना बढ़ा देते हैं। अगला सवाल हमारा रहेगा, जैसे रेटिना आपने बताया कि जैसे अब जिसको दिक्कत नहीं है रेटिना में, तो ऐसी क्या चीज़ें रोज़ दिनचर्या में रखना चाहिए जिससे कि रेटिना में दिक्कत ना हो? देखिए, बीमारी ना हो, इसके लिए सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है कि अच्छा हो। मोस्ट ऑफ द रेटिना की जो बीमारियां हैं, वो हमारी ख़राब लाइफस्टाइल से होती हैं। जैसे कि हम जो कोलेस्ट्रॉल है वो अनकंट्रोल रख रहे हैं, शुगर अनकंट्रोल रख रहे हैं, या बीपी कंट्रोल नहीं रख रहे हैं, या फिर स्मोकिंग करते हैं। तो इन सब की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप मान के चलिए, आप अपना ये सब चीज़ें कंट्रोल रखते हैं, आप क्या खा रहे हैं, इस पे अगर आप कंट्रोल रखते हैं, और आप रेगुलर चेकअप कराते रहें कि आपको कुछ बीमारी तो नहीं है, शारीरिक बीमारी, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। अभी हमने जाना रेटिना को कैसे बचाव किया जाए, सही मतलब कैसे सुधार किया जाए, और डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बातें बताई कि रेटिना कैसे सही बरकरार रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जैसे लोग मरीज आते हैं, मरीजों ने सुनाई दे बताते हैं वो लोग कि नस सूखना, ये नस सूखना क्या होता है? आंखों में नस सूखना। देखिए, नस सूखना, नस को जो अंग्रेज़ी में कहते हैं वो ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो नस सूखना मीन्स ये होगा कि नॉर्मली जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, वो हेल्दी पिंक होती है, पिंक कलर की। तो जब वो सूख जाती है, तो वो येलो या वाइट कलर की हो जाती है। और नस सूखने की कई वजह होती हैं। कई बार अनुवांशिक होता है, कई बार आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि नकली शराब पीने से हो जाती है, कई बार बहुत शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, उन वजह से हो सकती है, या फिर चोट लगने से हो सकती है, या फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं उनको खाने से हो सकता है। तो नस सूखने का तो एक ही इलाज है कि जल्दी से जल्दी उसको पकड़ा जाए, क्योंकि एक बार वो अगर एडवांस स्टेज में हो गई, तो फिर उसका इलाज मुश्किल है। डॉक्टर साहब, एक अगला सवाल और रहेगा, जैसे कुछ बच्चों में जो जन्मजात बच्चे होते हैं, जन्म से ही, उनमें रेटिना की दिक्कत सामने आती है क्या?
जी, जन्मजात बच्चों में आ सकती है रेटिना की दिक्कत, स्पेशली अगर वो प्री मैच्योर बेबीज़ हों या फिर जिनको कहें कि समय से पहले पैदा हुए हों। नॉर्मली जो बेबीज़ होते हैं 38 से 40 हफ्ते पे पैदा होते हैं। अगर उससे पहले वो पैदा होते हैं, स्पेशली 36 हफ्ते से अगर पहले पैदा होते हैं, तो फिर उनको जो पर्दा होता है रेटिना, वो पूरी तरह बना नहीं होता है। तो ऐसे बच्चों को रेगुलर पर्दे की जांच करानी होती है। जो आपके पीडियाट्रिशियन होते हैं, बच्चों वाले डॉक्टर, उनसे इस बारे में ज़रूर पूछें कि अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है यानी समय से पहले पैदा हुआ है, तो क्या आपको पर्दे की जांच करानी ज़रूरी है। वो आपको बताएंगे कि कब करानी है, किनको कराने की ज़रूरत है, ये वही बता पाएंगे, क्योंकि आपका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पीडियाट्रिशियन है। और इसमें सभी बच्चों को वैसे ज़रूरत नहीं होती है। मोस्टली जो 36 हफ्ते से पहले पैदा हुए हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर हैं या उनका वज़न बहुत कम है या बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी हो या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ऑक्सीजन देना पड़ा हो, तो ऐसे लोग बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट मैं फिर से यही बात कहूँगा कि आपके बच्चे अगर प्रीमेच्योर हैं तो जो आपके पीडियाट्रिशियन हैं यानी बच्चों के डॉक्टर, उनसे ज़रूर पूछें कि आपको आरओपी टेस्ट, इसको आरओपी टेस्ट कहते हैं, तो आरओपी टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। डॉक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया कि कहाँ से रेटिना में दिक्कत आती है, क्या सुधार है, कि धन्यवाद। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।